हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि माह दिसंबर का असाइनमेंट जारी किया जा चुका है, तो आज हम आपके लिए कक्षा 12वीं विषय रसायन का असाइनमेंट 4 का उत्तर लेकर आए हैं। यह आपके मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। आप इसे पहले ठीक से समझ लें, उसके बाद अच्छे से अपने शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो सबसे पहला प्रश्न है, मिश्र धातु क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है, दो या दो से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को ही मिश्र धातु कहा जाता है। प्रायः मिश्र धातुओं के गुण उनके बनने वाले धातुओं के गुणों से भिन्न होती है। तो संक्रमण धातुएं जो होती हैं उनमें एक क्षमता होती है कि वे अनेक प्रकार के मिश्र धातु बना सकती हैं, और संक्रमण धातु के परमाणु का आकार लगभग समान होने के कारण इसके क्रिस्टल जालक में एक धातु का परमाणु दूसरे धातु के परमाणु के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो सकता है। अतः ये आसानी से मिश्र धातु बनाने का गुण दर्शाते हैं। क्योंकि मिश्र धातुओं में कठोरता, उच्च गलनांक और संक्षारण के प्रति अधिक प्रतिरोधकता होती है, अतः इनके बहुत सारे उपयोग हैं। जिनमें से कुछ उपयोग ये हैं कि अनेक मिश्र धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, जैसे पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि। घंटियां और मूर्ति बनाने में किया जाता है, जैसे बेल मेटल, कांसा। प्रिंटिंग उद्योग में जैसे टाइप मेटल। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में जैसे मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी आपको अपने रेफरेंस बुक में बहुत सारे उपयोग मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी दो उपयोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिंक, कैडमियम और मरकरी के लवण प्रायः रंगहीन क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिस वजह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज़्यादा स्थायी होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण इनके लवण जो हैं वो रंगहीन होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश विकिरणों को अवशोषित नहीं कर पाते और दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में नहीं आते हैं। आप यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर +1 और कॉपर +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और यह बताना है कि कौन अधिक अनुचुंबकीय होगा। और दूसरा है, लेंथेनाइट संकुचन क्या है? तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य अवस्था में देख लेते हैं, जब उसके पास 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अंतिम कक्षक में 3d10 और 4s1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि Cu+ में एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है और 4s 0 हो जाता है। अर्थात Cu+1 कॉपर +1 आयन में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होना चाहिए। जबकि Cu++ में एक और इलेक्ट्रॉन डी कक्षक से निकल आता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 4s0 हो जाता है, अतः इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। अगला प्रश्न है, लेंथेनाइट संकुचन क्या है? तो आवर्त में वर्ग में नीचे की ओर जाने पर और बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणविक और आयनिक त्रिज्या में परिवर्तन होता है। वर्ग में जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो यह परिवर्तन कोशों की संख्या में वृद्धि के कारण होता है, जबकि आवर्त में यह परिवर्तन नाभिकीय आवेश के परिमाण में वृद्धि होने के कारण होता है। इस प्रकार जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है, और जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार में कमी आती है। यह एक सामान्य ट्रेंड है आवर्त सारणी का। तो लेंथेनाइट श्रेणी में तत्वों में आयनिक और परमाणुविक त्रिज्या में होने वाली कमी को लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब यह सामान्य ट्रेंड है तो इसमें अलग से लेंथेनाइट संकुचन नाम क्यों दिया गया? वह इसलिए क्योंकि लेंथेनाइट में इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरे जाते हैं। बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और f इलेक्ट्रॉन उतना परिरक्षण प्रभाव नहीं डाल पाते जितना कि उनसे अपेक्षित होता है। f इलेक्ट्रॉन कक्षकों में बहुत ही कमजोर परिरक्षण प्रभाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणविक और आयनिक त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर लगातार घटती है और लेंथेनाइट संकुचन के रूप में जानी जाती है। जबकि इसके विपरीत डी ब्लॉक तत्व में परिरक्षण प्रभाव काफ़ी प्रभावी होता है और इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर इनकी त्रिज्या में कोई खास कमी नहीं आती, अतः इनका लगभग आकार जो है वो बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर टेट्रासाइनोनिकेलेट 2 आयन की संरचना बनाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर निकेल की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, जिसमें अंतिम कोश में 3d8 और 4s2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले हम निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे, जो कि +2 है। इसका अर्थ यह हुआ कि निकेल 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+2 आयन बनाएगा, निकेल +2 आयन बनाएगा। तो यह इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं
4s2 कक्षकों से निकल जाएगा और उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे इन चारों कक्षकों में ही, और dsp2 संकरण यहाँ पर होगा। तो dsp2 संकरण होने के बाद 4 नए dsp2 संकरित कक्षक बनेंगे, जिसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वो डोनेट किए जाएंगे और उपसंयोजी बंध बनेगा। और यहाँ पर 4 असंकरित कक्षक रहेंगे और इधर भी एक असंकरित कक्षक रहेगा। इस प्रकार वर्ग समतलीय संरचना प्राप्त होगी और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होने के कारण यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि संक्रमण तत्व के गलनांक क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं, क्योंकि इसका जो संयोजी कोश है उसमें NS और N-1D दोनों के इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होने के कारण यह बहुत प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं। प्रत्येक संक्रमण श्रेणी पर यह परमाणु संख्या अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसीलिए मध्य में जहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है वहाँ सबसे उच्च गलनांक वाले तत्व पाए जाते हैं। आप ये ग्राफ से देख सकते हैं कि टंगस्टन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, इन सब का इनमें गलनांक क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, समझाइए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संक्रमण तत्व और उनके यौगिक बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क बनाने की संपर्क विधि में वेनेडियम पेंटॉक्साइड, अमोनियम निर्माण की हैबर विधि में आयरन और मोलिब्डेनम, हाइड्रोजनीकरण में सूक्ष्म विभाजित निकेल चूर्ण, इसके अलावा भी और बहुत सारे उत्प्रेरक मौजूद हैं। इसका अच्छे उत्प्रेरक होने का कारण यह है कि यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को धारण करने में सक्षम है और संकर का निर्माण करने में सक्षम है, अतः ये अच्छे उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। जैसे जब सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, तो यह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था धन-5 से बदलकर धन-4 कर लेता है और पुनः धन-5 में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आप इसे रिएक्शन के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये अच्छे उत्प्रेरक साबित होते हैं। इसके अलावा इनके पास रिक्त डी कक्षक होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं और अधिशोषण के लिए बड़ा सतह क्षेत्रफल प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए भी यह बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अंतिम प्रश्न है, अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन का आरेख बनाइए और IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम तो इसका बहुत ही सरल है, ये हम आपको अभी बता देंगे। पहले हम विपाटन देख लेते हैं। तो अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं उसमें ये धातु आयन जो है ये 6 लिगेंड के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये जो लिगेंड हैं उन पर ऋणावेश होता है और अक्ष X, Y और Z के सापेक्ष स्थित होते हैं। तो जब धातु आयन या परमाणु किसी भी लिगेंड के प्रभाव में नहीं होता तो उस समय इसके पांचों डी कक्षक की ऊर्जा लगभग समान होती है, अर्थात ये डीजेनरेट होते हैं। तो ऊर्जा समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में प्रवेश कर सकता है, परंतु जब ये लिगेंड इनके पास आते हैं तो धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और लिगेंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। और चूंकि डी कक्षकों का अभिविन्यास अलग अलग होने के कारण लिगेंड के द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, इसीलिए डी कक्षक की ऊर्जा समान नहीं रह जाती और ये 2 सेट में विभाजित हो जाते हैं। एक सेट होता है EG सेट और दूसरा होता है T2G सेट। तो EG सेट की ऊर्जा जो है वो अधिक होती है dx² - y² और dz², और जो T2G सेट है उसकी ऊर्जा कम होती है dxy, dyz और dzx। तो ये जो हैं ये ज़्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं और ये नीचे वाले सेट कम प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। तो आपको ये वाला चित्र बनाना है। और अंतिम प्रश्न का उत्तर है पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट 2 या पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अभी जो नवीनतम प्रणाली है उसके आधार पर लास्ट में इडो जोड़ा जाता है, पहले ओ बस जोड़ा जाता था। साइनोफेरेट, पुरानी पुस्तकों में आपको साइनोफेरेट मिलेगा, अभी साइनिडो जोड़ा जाता है। और दूसरे वाले का है डाइएमीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमारे साथ बने रहिए और हम टाइम टाइम पर आपके लिए आपके काम की चीज़ें लाते रहेंगे, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।